उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन और गांव के अंदर एक कथावाचक कथा सुना रहे थे। भागवत कथा चल रही थी। अब साउंड सिस्टम कंप्लीट, वहां पर पूरा जो एक होता है उनका सेटअप वो लगा हुआ है और साउंड दूर दूर तक उसका जा रहा था। ऊंची आवाज में लगाते हैं ताकि दूर दूर तक भी लोग अगर बैठे हैं तो वो कथा सुन पाए। इसी बीच में एक बाबा, जिनको बाबा पाठक भी कहते हैं और पाठक बाबा भी कहते हैं, वहां से गुजरते हैं। उन्होंने उस साउंड को सुना और साउंड को सुनने के बाद वो उसी जगह तुरंत पहुंच जाते हैं और तसल्ली से बैठकर कथा सुना रहा था, भागवत कथा, वो सुनने बैठ जाते हैं। अब साहब सुनते सुनते काफी देर हो जाती है। जब वक्त हो जाता है वहां से वो चले जाते हैं। कुछ वक्त और बीत जाता है और उसके बाद फिर से वही कथावाचक फिर से कथा सुना रहे थे और उन्होंने फिर से उस आवाज को, उस साउंड को सुना। साउंड काफी जाना पहचाना था। अब जानी पहचानी आवाज थी, वो वहां रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं तसल्ली से और सुनने लगते हैं। उसके बाद फिर वो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन तीसरी बार जब उनका सामना होता है उन्हीं कथावाचक से, तो वो पाठक बाबा जो होते हैं वो रुक जाते हैं और रुक कर उनसे नंबर मांग लेते हैं। कहते हैं कि भाई हमें अपना नंबर दे दो, कभी ऐसा भविष्य में अगर ऐसा प्रसंग कभी जमा और अगर ऐसी कथा करवानी हुई, ज़रूरत पड़ी, हमारे यहाँ भी भागवत कथा होती है तो हम आपको फ़ोन करेंगे, आप हमारे यहाँ ज़रूर आ जाना। जब इस तरह की बातें होती है तो वो कहते हैं, कथावाचक जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें पहले बता देना, तारीख तय कर लेना, क्योंकि हम कहीं भी चले जाते हैं कथा सुनाने, जहाँ जहाँ लोग हमें बुलाते हैं। अगर हम उस दिन खाली होंगे तो हम आपके यहाँ भी ज़रूर आएंगे। अब इस तरह की बातचीत होती है और उसके बाद में एक तारीख तय कर दी जाती है। 21 जून से 27 जून 2025 तक भागवत कथा आयोजित की जाएगी और उसमें आपको आना है। सब कुछ तय हो जाता है, निर्धारित समय पर वहाँ पर सब पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा वहाँ पर होता है कि कथावाचक की न केवल उनकी चोटी काटी जाती है बल्कि उनका सर भी मुंडवा दिया जाता है। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी ज़बरदस्त तरीके से वायरल होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह सोशल मीडिया का हर हैंडल, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह इस पर एक चर्चा शुरू हो जाती है और बातचीत होती है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से भूचाल आ जाता है। FIR तक दर्ज हो जाती है और कईयों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। जहां देखो वहां इसी मुद्दे पर बात होना शुरू हो जाती है और आज की कहानी भी यही जानने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आई हूं कि आखिर उस कथावाचक से ऐसी क्या गलती हो गई जिससे उनकी चोटी भी काटी गई, उसके बाद उनके सर को भी मुंडवाना पड़ा। चलिए आज की कहानी में यही जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के इटावा की है। वहाँ एक थाना है, बकेपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है दादरपुर। यहाँ के रहने वाले पप्पू महाराज वो संपर्क साधते हैं पाठक बाबा से, कहते हैं कि हम कथा करवाना चाहते हैं गांव में, इसलिए कोई कथावाचक हो तो आप बताइएगा। जैसे ही पाठक बाबा ने ये सुना, क्योंकि पाठक बाबा पहले ही उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के अलग अलग 2-3 जगहों पर कथावाचक कथा कहते हुए सुन चुके थे, उन्हें अच्छा लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छे से कथा सुनाते हैं, भागवत कथा, तो इसलिए उनसे संपर्क साध लेते हैं। अब इनसे संपर्क साधा जाता है, बातचीत होती है, तो जो इनके जो लोग थे, जो मुख्य जो लोग थे जो इस तरह की सारी डेट्स वगैरह और फाइनल करते थे, मुकुटमणि शास्त्री कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन इटावा के सिविल लाइंस के जवाहरपुरा का एक जगह है राजा का बाग, वो वहाँ पर रहते हैं। उनको फ़ोन करते हैं, बातचीत होती है। महाराज, कथा सुनानी है, आप तैयार हैं? अगर 21 से 27 तक आप फ्री हैं, खाली हैं, तो हमारे नाम की बुकिंग कर लीजिए कि आपको दादरपुर गांव में आना है, जो कि बकेपुर थाना क्षेत्र लगता है, इटावा का गांव है। अब जैसे ही मुकुटमणि शास्त्री जी ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं। वो अपने साथी जो सहायक होते हैं संत राम सिंह यादव, उनको तैयार करते हैं और उनका एक और साथी है जिनका नाम है श्याम कठेरिया, जो ढोलक वगैरह बजाते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं। तीनों होते हैं, मुकुटमणि शास्त्री, सहायक उनके संत राम सिंह यादव और श्याम कठेरिया। अब ये निर्धारित समय सीमा पर गांव में पहुंच जाते हैं। 21 जून 2025 को पहला ही दिन था। शुरुआत में कुछ चीज़ों को जोड़ना, उनको सेटलमेंट करना थोड़ा वक्त लग ही जाता है, जो कि पहले दिन जितना भी कथा सुना सकते थे उतना कथा सुनाते हैं। गांव के सभी लोग उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। अब दरअसल ये जो गांव है दादरपुर, इसमें 103 ब्राह्मणों के परिवार रहते हैं, जो सबके सब अपनी पूरी तैयारी चल रही थी। इसी के बीच में लोगों को कुछ ऐसे हाव भाव से कुछ ऐसा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि शायद ऐसा लगता है जो कथावाचक है वो शायद ब्राह्मण नहीं है। अब साहब इस बात पर चर्चा होती है, कानाफूसी शुरू हो जाती है, एक दूसरे से लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इस बात की
शिकायत थी वो पप्पू महाराज से की जाती है, क्योंकि पप्पू महाराज ने ही इनको गांव बुलाया। अब पप्पू महाराज जो होते हैं वो पाठक बाबा से कहते हैं, कथावाचक हमारे गांव में जो आए हुए हैं क्या वाकई ब्राह्मण हैं या नहीं है, ज़रा पता तो करो। जब इस तरह की बातें होने लगती है तो शाम के भोजन का इंतज़ाम था। जब सब के सब भोजन करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वहीं पर किसी ने कहा कि कथावाचक महाराज जी, आप एक बात बताइए, आप कौन जात के हो। जब ये वाली बात आती है तो वो सक पका जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिरकार आज तक तो किसी ने जात पूछी नहीं, ये अचानक से क्यों यहाँ पर जात पात हो रही है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, भीड़ में से आवाज़ आती है कि अपना पहचान पत्र दिखाइए, पहचान पत्र देखने के बाद सब पता चल जाएगा। पहचान पत्र दिखा देते हैं, एक दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखा पाते, कहते हैं कि मेरे पास तो है नहीं। सहायक होते हैं, मेरा तो पहचान पत्र छूट गया है, बस इतना है। अभी तक जो बातचीत कर रहे थे, बड़े कर रहे थे, बुजुर्ग कर रहे थे, जो संत बाबा थे वो बातचीत कर रहे थे और इन कथावाचक से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ही था। इसी बीच में युवाओं की एक टोली वहाँ आ जाती है और युवाओं की टोली, जैसे हुड़दंगबाजी में एक्सपर्ट हुड़दंगबाज होते हैं, इसी तरह की युवाओं की एक टोली आती है और उन्होंने वो सारी की सारी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। और जैसे कमान हाथ में लेते हैं तो मुख्य कथावाचक और जो दूसरे सहायक जो होते हैं, इससे पहले कि वो कुछ आगे बात बढ़ती, उन्होंने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि हम यादव समाज से, यानी कि यादव बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग कथा सुनाते हैं। ये इनके स्कूल वगैरह चलते थे, लेकिन स्कूल किसी वजह से बंद हो जाता है। उन्होंने इसी काम को अपना धंधा बना लिया, इसी को कथावाचक को अपना कथा सुनाना, यही काम अब करने लगे, इसी से पैसे कमाना, ये सब कुछ चलता रहता है। पहले शिक्षक का भी काम करते थे, लेकिन वो सब कुछ छूट गया, इतनी बात आती है। अब जो ढोलक बजाने वाला है उसके बारे में भी शायद ऐसा कहा जाता है कि वो ठीक से देख नहीं पाते, नाम उनका श्याम कठेरिया है, वो लिखते हैं। इतना होना था कि ये चर्चाएं, अभी तो कानाफूसी चल रही थी, लेकिन ये चर्चाएं अब तेज़ होना शुरू हो जाती हैं। जितने मुंह उतनी बातें होना शुरू। भीड़ में से 4 लड़के निकल कर आते हैं। एक लड़के की उम्र कुछ 21 साल होती है, नाम उसका आशीष। एक उत्तम होता है जिसकी उम्र कुछ 19 साल, एक 24 साल का लड़का जिसका नाम प्रथम उर्फ मनु, और एक और होता है निक्की जिसकी 30 साल के आसपास उम्र होती है। बस फिर क्या था, इन्होंने तो ऐसा समझ लो जैसे कि जिम्मेदारी पूरे गांव की ठेकेदारी इनके ऊपर थी। इन्होंने पूरा जिम्मेदारी लेते हुए उनको पकड़ा और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। न केवल मारपीट शुरू की, बल्कि कुछ साथी लोग इनकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वीडियो बन रही है और इसी बीच में कहते हैं कि भाई जो इसकी पहचान है, इनकी चोटी है, इसको काटो, इसको हटाओ, क्योंकि इसी से तो सब कुछ हो रहा है, इसी से धोखा खा रहे हैं। जब इस तरह की बात आती है तो बेचारे कुछ कहने की स्थिति में थे नहीं। कहावत है ना कि गांव से और राम से कभी कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए जो मुख्य कथावाचक थे वो भी शांत पड़ जाते हैं और जो सहायक थे वो भी शांत हो जाते हैं। उनकी चोटी काटी जाती है। जो सहायक होते हैं उनका सर को भी मुंडवा दिया जाता है। और इसी बीच में वो कहते हैं, कहने की स्थिति में नहीं थे, आंखों में आंसू बह रहे थे और कुछ लोग इस बीच में तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, मस्खरी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद का समय चल रहा हो। कुछ लोगों ने बीच में समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जो उद्दंडी थे युवा, उनको लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर चोटी काटते हुए और सर मुंडवाते हुए एक वीडियो बनाते हैं। बात यही नहीं रुकती, बच्चों और महिलाओं, पुरुषों के जो चप्पल के ढेर लगे हुए थे, उन चप्पलों के ढेर पर भी इनका सर रखवाया जाता है, माफ़ी मंगवाई जाती है। भविष्य में आइंदा कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। और हद तो तब हो जाती है जब एक महिला जो यजमान होती है, उन महिलाओं के पैरों पर गिरकर कहा जाता है माफ़ी मांगिए। अब यजमान महिला से माफ़ी मांगने वाली बात आती है तो उन्होंने माफ़ी मांगने की भी कोशिश की। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बिल्कुल नाक रगड़िए, अपनी जो नाक है उसको महिला के पैर पर रगड़िए। उस महिला के पैर पर नाक रगड़ी जाती है, माफ़ी मांगी जाती है, क्योंकि उन्हें बचना था, उनको अपनी जान कैसे भी करके बचानी थी। अब यहाँ से उन्हें डर था, डर भी यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि मारपीट शुरू हो जाए, लेकिन वो उससे बचने वाले थोड़ी न थे। मारपीट भी शुरू हो जाती है और जो जिसके हाथ में जो चप्पल आ रहे थे, घूंसा जैसा कुछ जो जिसका दाव लग रहा था, उस तरीके से उनको मारने लगते हैं। काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहता है। गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने, बुजुर्गों ने आखिरकार बीच में बचाने की कोशिश भी की, बीच बचाव करते हैं। कहते हैं कि क्या तुम इन्हें बिल्कुल मार के छोड़ोगे? ठीक है, उन्होंने अगर अपनी जाति छुपाई है तो इन्हें यहाँ से वापस भेज देते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने, जो यहाँ पर उद्दंडी टाइप के थे, उन्होंने कहा कि इन पर कुछ तो आर्थिक दंड रखना चाहिए। तब 25,000 का अर्थ दंड रखा जाता है, 5,000 की वसूली की जाती है। साथ ही हाथ में 4 अंगूठियां होती हैं, चारों के चारों उतरवा ली जाती है, लेकिन 3 वापस कर दी जाती है। एक अंगूठी, ऐसा दावा किया जा रहा है कि अंगूठी रख ली जाती है और 25,000 उन्हें देकर छोड़ा जाता है। साथ ही जो उनकी गाड़ी उन्हें लेने के लिए आ रही थी,
तो उनकी गाड़ी जब आती है तो उसमें टायर पंक्चर कर दिया जाता है, हारमोनियम जो बजाया जाता है वो भी तोड़ देते हैं। इसी तरह का सोशल मीडिया पर ये वीडियो बन जाता है और उसके कुछ अंश ऐसे होते हैं जो 22 जून और 23 जून 2025 को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, जहाँ देखो वहाँ तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मामला फिर पुलिस प्रशासन में पहुंच जाता है। मामला जब वहां पहुंचता है, मीडिया सवाल उठाना शुरू कर देती है। मीडिया का गांव में फिर जमघट लग जाना शुरू होता है। आखिरकार ये हुआ क्या? तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करनी पड़ जाती है और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो आशीष, उत्तम, प्रथम उर्फ मनु और निक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। इस मामले में जांच भी बिठाई जाती है और खासकर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो जाती है कि कैसे लोग थे जो गलती कर रहे थे सो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर लोग तालियां और बजा रहे थे, हंस रहे थे, मस्करी कर रहे थे। किसी के साथ इस तरह से करने के बाद आप लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? अब इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जाति क्यों छुपाई गई, जाति न छुपाते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। अलग अलग लोग थे, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लेकिन जो एसएसपी के पास बात पहुंचती है वो कहते हैं कि इस मामले की जांच की जा रही है, उच्च स्तरीय जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब मीडिया वाले इस गांव में पहुंचते हैं तो वो महिला भी सामने आती है। वो महिला कहती है जो कथावाचक थे उन्होंने गलत तरीके से उनको टच किया था, उसके साथ साथ अश्लील हरकत की थी और अगर छेड़खानी न करते तो इतनी बड़ी बात ना होती। हमने कोई जाति नहीं पूछी, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब खाना खाने के दौरान की बात है, गलत नज़र से देखना, छेड़ना और टच करना, ये सब कुछ उन्होंने किया तो अपने पति को बताया। पति ने ये सब बात सुनी तो गुस्सा आया और जब गुस्सा आया तो फिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है। अब उस महिला का बयान पहले दिन तो नहीं था, दूसरे दिन नहीं था, लेकिन वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मीडिया वाले जब वहाँ पहुँचने लगे तब उस महिला को इस तरह की बात कही। मामला फिर दूसरी तरफ भी रुख ले लेता है। आखिरकार एसएसपी ने दोनों बातें सुनी। एसएसपी कहते हैं कि हमने पूरी बात जो सुनी, तहरीर मिली है, उस तहरीर हमने देखी है, सुनी है, साथ ही जो महिला ने कहा है उसकी बात भी हमारे पास आई है। हर एक पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गांव के लोग इस बारे में जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, उनको बातचीत कर रहे थे तो गांव के लोग साफ साफ कह रहे थे कि अगर उन्होंने अपनी जाति शुरुआत में ही बताई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है उन्होंने अपनी जाति कुछ और बताई थी। अगर वो कहते हैं कि हम यादव हैं तो फिर गांव वालों की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता कि उनसे वो कथा सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते, बुलाते, नहीं बुलाते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी जाति छुपाई, इसी बात को लेकर कुछ लड़कों को गुस्सा आया और गुस्से की वजह से ये सब कदम उठा लिया गया। जो होता है उसके साथ जो चोटी काटी जाती है, उनका सर मुंडवाया जाता है, बाकी नाक रगड़वाई जाती है। गाँव के लोग भी इस तरह बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, बहुत दूर बात पहुंच चुकी थी। बदनामी भी इस गांव की खूब ज़्यादा हो गई, लेकिन अब तो शायद पुलिस ही इस मामले की भरपाई कर सकती है या पता लगा सकती है, अदालत भी इस मामले की भरपाई कर सकती है। अब आगे कहाँ तक ये कहानी पहुंचेगी, क्या लोग ये मामले को यहीं पर ख़त्म कर देंगे या फिर जांच के बाद और भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन जो भी हुआ है हम यही कहेंगे कि उसके साथ गलत हुआ। अगर उनकी यादव जाति भी थी तो उन्हें वहाँ से सकुशल उन्हें वापस भेज देते। काश उनके साथ मारपीट न हुई होती, उनका वीडियो इस तरह न बनाया गया होता और शायद इस बात पर चर्चा न होती। दोस्तों, सोचने वाली बात यह भी है कि हमारे जो ईश्वर जिनकी हम कथा सुनते हैं, भागवत कथा या जो भी कथा हम सुनते हैं, आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ भगवान ने इस तरह की जातियों में या इस तरह का अविश्वास या इस तरह का मनमुटाव या भेदभाव किया हो। अगर भगवान ने भेदभाव किया होता तो राम शबरी के झूठे बैर नहीं खाते और कृष्ण सुदामा से दोस्ती नहीं निभाते। सोचकर ज़रूर देखिएगा, जातियों से ऊपर उठिए, अपनी सोच को उन्नत बनाइए, समान व्यवहार कीजिए, समान लोगों के साथ रहिए। सभी लोग एक जैसे हैं, ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता, तो उन्हें मानने वालों को भी इस तरह के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए और इस तरह का व्यवहार करना ये बेहद आपराधिक है और बहुत ज़्यादा गलत है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।